चलिए, जावास्क्रिप्ट पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल पाथ। तो आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास का अगर कोई डाउट है किसी का तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट कर देंगे। है कोई डाउट जो पूछना चाह रहे हो? नहीं, वेरी गुड। चलिए, HTML फाइल पाथ्स। आज हम लोग फाइल पाथ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि पाथ किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब फाइल पाथ किस चीज़ का? क्लास डिफाइन करो अलग अलग नाम से और अप्लाई कर दो, हो जाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट का नाम डालोगे टेबल तो सब में एक जैसा चेंज होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को बोलिए कि अलग अलग नाम से क्लास बना के उसको बाइंड करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हम जब भी किसी इमेज को अपने HTML कोड में कॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर का नेम और उसके बाद अपनी इमेज का नेम डिफाइन करते हैं। तो देखो, ये चारों ही मेथड वैलिड है, सबको समझते हैं वन बाय वन। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट डिफाइन किया पिक्चर डॉट जेपीजी, द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, यानी कि जहाँ पर हमारा HTML पेज है एट द सेम प्लेस हमारा इमेज भी उसी जगह पर है, वो किसी फोल्डर में नहीं है। कहने का मतलब अगर ये हमारी फाइल्स है तो यहीं पर ही हमारा इमेज भी रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इमेजेस स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी, यानी कि पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर, यानी कि अगर हम जिस फोल्डर में हैं उसी फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी इमेज अवेलेबल है। थर्ड मेथड, अगर हमारा पाथ कुछ इस तरह से स्लैश इमेजेस स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी, इट मीन्स कि ये हुआ वेब यूआरएल। अगर आपकी फाइल ऑनलाइन है, ठीक है, उस केस में ये काम करेगा। तो देखिए क्या लिखा है, द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब, यानी कि अगर हम ऑफलाइन अगर इस तरह से इमेज को डालेंगे तो इमेज फैच नहीं होगा, बट अगर आप ऑनलाइन करोगे इस तरह से तो आपका इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट है डबल डॉट स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी, इसका मतलब क्या हुआ, द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर, यानी कि इसको ऐसा समझिए कि हमारी जो इमेज है वो सेम फोल्डर में ना होके इस फोल्डर के बाहर है, तब ये बेसिकली आपका वर्क करेगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। HTML file paths. A file path describe the location of a file in a website's folder structure. File paths are used when linking to external files like web pages, images, style sheet and JavaScript. इन सभी तरह की फाइल्स को आप फाइल टाइप लिंक के थ्रू ही बेसिकली एसोसिएट करते हो पाथ के थ्रू। तो जैसे कि पहला हमारा क्या है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ, जहाँ पर https www डोमेन नेम और फाइल का नेम आ जाए, इस तरह के पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, जैसे कि ये जो इमेज हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आ रही है। रिलेटिव फाइल पाथ, यानी कि आपका जहाँ HTML कोड है वहीं पर आपका इमेजेस या CSS का फोल्डर अवेलेबल है। रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल रिलेटेड टू द करंट पेज। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड एट द रूट ऑफ द करंट वेब। तो रन करेंगे यहाँ से, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है फॉरवर्ड स्लैश। तो क्या लिखा रहा है, लोकेटेड एट द रूट ऑफ द करंट वेब। तो या तो लाइव हो या फिर हम इसको VS कोड में सर्वर बना के चेक करके देखते हैं। लोकेशन ओपन करेंगे अपनी, ओपन फोल्डर, D ड्राइव TTS 22330 सेलेक्ट। लाइव सर्वर, हमने
यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर लिया और इस फाइल को यहाँ से रन करेंगे। तो देखो इमेज डिस्प्ले हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने लोकल मशीन को एज ए सर्वर ट्रीट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, या तो सर्वर पे हो या फिर ऑनलाइन, जैसे डोमेन आपको खरीदते हैं xyz.com, वहाँ पर आप अगर इस तरह से अगर फाइल बनाओगे तो वर्क करेगा। नेक्स्ट, ये भी आपका रिलेटिव में ही कंसिडर होता है। अगर हमने लिखा है इमेज स्लैश, तो ये हो गया करंट फोल्डर के लिए, ये क्या हो गया करंट वेब के लिए। तो ये आपका डायरेक्ट इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट क्या है, डबल डॉट स्लैश इमेजेस। हमारा जो इमेज है वो बाहर है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, रन करिए एग्जांपल को। यहाँ पर आप देखोगे आपका इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हमने इमेज को इस तरह से रखा है, डबल डॉट स्लैश पिक्चर, और हमारा इमेज यहाँ पर हो गया डिस्प्ले। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, गुड आफ्टरनून। ये देखिए हम 19th की डेट में काम कर रहे हैं और हमारा पिक्चर डॉट जेपीजी कहाँ पर है, उस फोल्डर के बाहर, ठीक है। तो जब भी आपका इमेज फोल्डर से बाहर होगा तब आपने इस तरह से लिखना होता है, डबल डॉट स्लैश, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उस पर ध्यान देते हैं। इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ, जो कि हम लोगों ने तीनों एग्जांपल्स देखे। If possible, when using relative file path, your web page will not be bound to your current base URL. All links will work on your own computer localhost as well as on your current public domain and your future public domain. So हमेशा आपको जो इमेज को डिफाइन करना है वो इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर आएगी हमें, तो देखो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होगा कि आप CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज कॉल करोगे, ठीक है। तो CSS का फोल्डर अलग होगा, फाइल उसके अंदर होगी, लेकिन इमेज का फोल्डर CSS के बाहर होगा। उस केस में आपको डबल डॉट की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। अदरवाइज अपने पेज में इमेज को कॉल कराने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्ट इस तरह से इमेज को कॉल करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप आगे चल के और देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। फाइल पाथ के बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हेड। हेड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। HTML दो मेन पार्ट में स्प्लिट होता है, हेड एंड बॉडी। हेड जो कि जिसमें अभी तक हम लोग टाइटल वगैरह कंटेन कराते आ रहे हैं, उसके अलावा हम लोग और क्या क्या स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। The HTML head element is a container for the following elements like title, style, meta, link, script and base. The HTML head element is a container for metadata, data about data, and is placed between the HTML and the body tag. HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed in your body. So metadata typically defines the document title, character set, styles, script and other meta information. So अभी तक हमने जितना भी मेटा ट्राई किया उसके अंदर टाइटल हुआ करता था, ठीक है। अब बाकी की चीज़ों पर भी देखेंगे वन बाय वन। दी HTML टाइटल एलिमेंट जो कि हेड के अंदर हम लोग कंटेन करते हैं। द टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली and it is shown in the browser's title bar or in the pages tab. The title element is required in HTML documents. The content of page title is very important for search engine optimization, SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search results. The title element defines a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate as and meaningful as possible. So ये हमारा बॉयलर प्लेट। इसके अंदर आप डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, अपना लैंग्वेज का नेम HTML,
और लैंग्वेज हम लोग HTML में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश US इंग्लिश UK, जो भी कंट्री का होगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हेड। हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं अपने मेटा कैरेक्टर सेट। ये मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप फॉर्मेट। इसमें क्या होगा कि आप जितने भी ये देखते हो ना इमोजी सिंबल्स, ये सारी चीज़ आपकी इसी के थ्रू डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट लाइन जो है वो है आपका रेस्पॉन्सिवनेस के लिए व्यू पोर्ट, और थर्ड लाइन क्या है हमारी यहाँ पर, टाइटल। ठीक है, तो टाइटल आप कोशिश करें कि मेटा के बाद में डिफाइन करें। तो यहाँ पर आप अपना 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस अपना कोई भी टाइटल वगैरह डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट आपका जो बॉडी एरिया होता है जिसमें में कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना होता है वो आप यहाँ डिफाइन करोगे। तो जैसे हम लोग रन करेंगे यहाँ पर देखिए आपका टाइटल इस तरह से डिस्प्ले हुआ टॉप में। नेक्स्ट है HTML स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल HTML पेज। तो ये हो गया इंटरनल स्टाइल हमारा जो हम लोग हेड में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक एलिमेंट, यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइल लिखा है तो आप उसको लिंक एलिमेंट की हेल्प से अटैच करेंगे। द स्टाइल एलिमेंट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स। द स्टाइल एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू लिंक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिंक रेलेवेंसी में स्टाइल शीट एंड href में माई स्टाइल डॉट CSS। सो CSS फाइल को आप इसमें एसोसिएट करेंगे तो आपका वर्क करेगा। तो हमने CSS फाइल में क्या क्या रखा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बॉडी H1 एंड पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है मेटा। ठीक है, मेटा जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था ऊपर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द HTML मेटा एलिमेंट। मेटा एलिमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। The metadata will not be displayed on the page, but it is used by a browser how to display content or reload page by search engines, keyword and other web services. So सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, डिफाइन द कैरेक्टर सेट यूज्ड। तो आपने लिखना है मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8। फिर कीवर्ड्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, आपने लिखना है मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, और अपने वेबसाइट से रिलेटेड 4-5 कीवर्ड आप इसके अंदर स्टफ कर सकते हो। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वही चीज़ें जो कॉम्बिनेशंस जो आप गूगल में सर्च करते हो। ठीक है, तो आप अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज को देखोगे कि आप क्या प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड अपने हेड सेक्शन के अंदर मेटा में जाकर कीवर्ड्स में स्टोर करोगे। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि पूरे के पूरे यहाँ पर पैराग्राफ लिख देते हैं कीवर्ड के नाम पर, 10-20 मतलब 40-50 कीवर्ड भी लोग डाल देते हैं, बट इतना कीवर्ड नहीं डालना है। आपको रिलेवेंट कीवर्ड रखने 4 से 5, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जब गूगल में पेज को सर्च किया जाता है तो उससे रिलेटेड चंद लाइनें वहाँ पर लिखी मिलती हैं आपको, जैसे एनिमेशन VFX कोर्सेज। तो यहाँ देख रहे कुछ लिखा आ रहा है, ये क्या हो गया टाइटल, ये क्या हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन 2 तरीके से काम करता है। एक कि भाई मैं अपना डिस्क्रिप्शन कस्टम लिख रहा हूँ पेज, जो कि पेज पर एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक ये कि वेबसाइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप इतना कैची कंटेंट लिखो कि वो डिस्क्रिप्शन में कंसिडर हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे एक हंसराज कॉलेज का हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई है, हम इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कंट्रोल F। तो ये देखो लाइन यहाँ से मैच हो रहे हैं, बट कंट्रोल U अगर प्रेस करें यहाँ पर तो देख रहे हो ऊपर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन नहीं किया इस चीज़ को, बस इन्होंने यहाँ पर इतना लिख दिया हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं 2 वर्ड 3 वर्ड, ये क्या है बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। देख रहे हैं हंसराज कॉलेज दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो
या तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिखो मत, और अगर लिख रहे हो तो प्रॉपर लिखो, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वहीं से आपकी कुछ लाइंस कॉपी की जाती हैं इधर सर्च के अंदर। तो अब जैसे हम डिस्क्रिप्शन किसका देख सकते हैं, जैसे अरीना एनिमेशन इंडिया, अगेन यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, ये तो खैर पेड ऐड है, इसको छोड़ दो, किसी और वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, लेट्स से आफ्ट, कंट्रोल एफ, तो देखो मैटर यहाँ मैच नहीं हुआ, बट कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है वो 160 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस होती है, 160 से अबव नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन करना है रिफ्रेश, और वैल्यू 30 मीन्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स दोनों में ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अगर आपको 1 सेकेंड करना है तो या तो 1 लिख दो या 1000 लिख दो, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो आप मिली सेकेंड्स में भी लिख सकते हो। तो अगर मिली सेकेंड में डालेगा 30,000 आप यहाँ डाल देंगे तो आपका मिली सेकेंड का काम हो जाएगा, और इस तरह से भी आपका काम सेकेंडों में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्यू पोर्ट, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप इस लाइन को लिखना ना भूलें। सो एग्जाम्पल, ये मेजर मेटा है जो हर एक पेज के अंदर होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ होम पेज के ऊपर ही रहेगा ये। सेटिंग द व्यू पोर्ट इज the user visible area of a web page. Little varies with the device. It will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. So you should include the following meta elements in all your web page. Meta name viewport, ठीक है, ये meta का नेम हो गया। कंटेंट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग रहेगी, और 100% आपका रहेगा जूम लेवल। This gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. The width equal to device width part sets the width of the page to follow the screen width of this device, which will vary depending on the device. The initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पेज में हमने मेटा टैग अपना नहीं डाला है व्यू पोर्ट का, तो क्या हुआ, कंटेंट जूम आउट हो गया। वहीं पर हमने सेम पेज में जब अपना व्यू पोर्ट ऐड किया तो कंटेंट क्या हो रहा है, विजिबल है, रीडेबल है आपको मोबाइल डिवाइस पर। तो चलिए अभी जो ये हमारा एग्जिस्टिंग पेज है, हम इसी पेज को चेक करके देखते हैं मोबाइल मोड में क्या आउटपुट आ रहा है। देख रहे हो जूम आउट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें हमने व्यू पोर्ट को ऐड नहीं किया हुआ है। बट अगर हम इस पेज में व्यू पोर्ट को ऐड कर दें तो फर्क देखेंगे क्या आएगा इसमें। नोटपैड, ये हमारी फाइल है, और यहाँ पर हमने अपना इसको कमेंट किया है पर्पजली, इनेबल किया हमने इसको। अब वेब ब्राउज़र में आइए, रीलोड करिए, और फिर से मोबाइल मोड में चेक करिए क्या कंटेंट अब जूम आउट हो रहा है, नो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएं तो उसमें व्यू पोर्ट मैंडेटरी, ठीक है, ना होने से ये आपका डिसेबल हो जाता है, यानी कि स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका व्यू पोर्ट। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे दी HTML स्क्रिप्ट एलिमेंट। स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट जो लोग लिखते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज होता है। दिस स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट हेलो जावास्क्रिप्ट, द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद आईडी इक्वल टू डेमो। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है, और डेमो नाम से हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर हम लोग इस मैटर को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे आप बटन को ट्रिगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। कैसे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसका आईडी क्या है, डेमो। बटन के ऊपर हमने अपने फंक्शन को ट्रिगर करा है, और जैसे ही ट्रिगर होगा तो ये डेमो आईडी को ढूंढेगा पेज के अंदर,
और उसके अंदर जाके क्या लिख देगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से एक और एलिमेंट आता है आपका बेस। बेस एलिमेंट जो है वो आपका सर्वर पे काम करता है। द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल एंड और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल्स इन अ पेज। The base tag must have either an href or a target attribute present or both. There can only be one single base element in a document। और ये आप वन टाइम ही लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप डिफाइन नहीं करेंगे इसको। तो आप देख सकते हो हमने हेड के अंदर अपना एक बेस यूआरएल डिफाइन किया हुआ है, और क्या है कि अगर ये यूआरएल नहीं है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ से ओपन किया, शायद हमारा लोकेशन अभी इसमें सेम है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये सेम फोल्ड लोकेशन आ रहा है 19/4 से, तो इसलिए काम कर रहा है आपका। बट अगर यहाँ पर हम लोग बेस यूआरएल को बदल दें, डेट कुछ और कर दें, तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए प्रैक्टिकली। कंट्रोल O, तो हम यहाँ पर जाके जैसे आज की डेट डाल देते हैं, टुडे इज 10th जून। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेट किया। क्या आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो बेस यूआरएल जब तक मैच नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे आप इसको सही डेट दोगे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बेस यूआरएल में जैसे मैंने यहाँ पर ये डेमो के लिए डाला हुआ है, आप अपनी कोई वेबसाइट का नेम डाल दो बेस के अंदर, जब तक वो पेज उस डोमेन से होके नहीं आएगा तब तक वो इनवैलिड रहेगा। जैसे वो उस डोमेन से होकर आएगा तो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, लेआउट। HTML layout elements and technique. Website often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper। तो जैसे क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो कॉलम बेस्ड होती है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे ये 3 कॉलम बेस्ड आपका डिज़ाइन है, नीचे क्या है 4 कॉलम्स है। या अगर हम लोग इधर आते हैं इस फाइल में तो अगेन 3 कॉलम बेस्ड ये हमारा डिज़ाइन सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या मेंशन है जो अभी हमने देखा, वेबसाइट often displays content in multi columns like a magazine or a newspaper। जैसे न्यूज़पेपर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं वैसे आज के वेबसाइट्स में भी आपको कॉलम्स मिलेंगे। सो HTML layout elements has several semantic elements that defines the different parts of a web page। जैसे कि हेडर की बात की जाए तो हेडर क्या करता है, defines a header for a document or a section। nav defines a set of navigation link। section defines a section in a document। section क्या होता है दिखा देते हैं आपको। जैसे ये एक सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है, ये बैनर एक सेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं सेक्शन। आर्टिकल, अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट, तो डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। ए साइड, अगर किसी में साइड बार है, जैसे ये राइट है, किसी में लेफ्ट भी हो सकती है, defines content aside from the content like a sidebar। footer defines a footer for a document or a section। footer जो कि हमारे पेज का सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है। next, define details define additional details that the user can open and close on demand। and last is summary defines a heading for the details element। तो जनरली एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेडर, नैव, सेक्शन और साइड और फुटर में डिवाइडेड रहता है।
HTML layout techniques. So there are 4 different techniques to create multi-column layout. Each technique has its pros and cons, यानी कि कुछ advantages हैं, कुछ disadvantages हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? CSS फ्रेमवर्क. सेकंड क्या है? फ्लॉट प्रॉपर्टी. थर्ड है फ्लैक्स. एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? ग्रिड. तो 2014 तक जितनी भी वेबसाइट बनती थी वो क्या होती थी? फ्लॉट के थ्रू बनती थी. ठीक है. उसके बाद वक्त बदला, नई चीज़ें ऐड ऑन हुई, तो उसमें इंट्रोड्यूस हुआ फ्लैक्स एंड ग्रिड. और 2011 में एक फ्रेमवर्क लिखा गया ट्विटर कंपनी की तरफ से जिसका नाम था बूटस्ट्रैप. ठीक है, जो कि आप लोग CSS कंप्लीट होने के बाद, JS होने के बाद में पढ़ोगे भी अपने कोर्स में. तो फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई होती हैं, बस आपने उस कोड को लेना है और उसके अंदर अपने करेक्शंस करने हैं और वो कोड आपका वर्क कर जाता है. बट फ्रेमवर्क तक की जो जर्नी है वो डायरेक्ट नहीं हो सकती. उसके लिए हमें पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मैनुअली सीखना होता है. तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेमवर्क का जिक्र किया है. इफ़ यू वांट क्रिएट योर लेआउट फास्ट, यू कैन यूज अ CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड. अब जैसे टेलविंड का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए कोड हम लोग लिखते जा रहे हैं. जैसे P7 मतलब पैडिंग 7, तो चाहो तो से पैडिंग आ गया. राउंडेड मीडियम तो राउंड हो गया आपका. यहाँ पर टेक्स्ट XXL तो टेक्स्ट लार्ज हो गया हमारा, है ना. तो ये सब क्या है? क्लास पहले से बनी हुई है फ्रेमवर्क के अंदर. आप बस उन क्लास को लिखते जाइए और आपका रिजल्ट क्रिएट होते जाएगा. तो देख रहे सिर्फ क्लास पास हो रहे हैं और काम हो रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना भी दिख रहा है, क्योंकि उतनी क्लास याद भी तो करनी पड़ेगी. तो जैसे जब बूटस्ट्रैप पढ़ते हो तो 20,000 क्लास होती हैं टोटल. चलिए, तो ऐसे ही ना बूटस्ट्रैप का होता है. आप बूटस्ट्रैप में अगर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे डॉक्स के अंदर आप जाएंगे. जैसे कि लेट्स से हमें अकॉर्डियन बनाना है, तो देखो अगर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में अगर बनाएंगे तो ये बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा. बट एक क्लास में बन जाएगा. ऐसा नहीं कि 2-3 क्लास लगेंगी, 1-1.5 घंटे में बहुत आराम से बन जाएगा. बट अब यहाँ देख रहे हो कि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है. ठीक है, आपको ऐसा कुछ बनाना है, बहुत क्विकली आप बना सकते हो. इन्होंने पहले ही कोड लिख दिया, बस आपको क्या है, हेडिंग चेंज करना है, यहाँ पर अपने मैटर लिखना है और चीज़ आपकी बन के तैयार हो जाएंगी. तो ये आपका आएगा जब हम लोग अभी HTML ख़त्म करेंगे, फिर CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन उसके बाद, ताकि आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ इसको. चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग फ्लॉट प्रॉपर्टी के साथ. देखिए, इट इज़ अ कॉमन टू डू एंटायर वेब लेआउट्स यूजिंग द CSS फ्लॉट्स प्रॉपर्टी. फ्लॉट्स इज इजी टू लर्न. You just need to remember how the float and clear properties work. Disadvantages क्या है? Floating elements are tied to the document flow, which may harm the flexibility. तो अगर आपको फ्लॉट की प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से क्लियर नहीं, तो आपको रिस्पॉन्सिव बनाने में प्रॉब्लम आती है. बट अगर आपको मैं फ्लॉट्स अच्छे से पढ़ा दूंगा तो आप इसके अंदर बहुत इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. क्योंकि 2014 तक, 2008 से लेकर 14 की जो जर्नी रही हमारी 6 साल की, उसमें रिस्पॉन्सिव फ्लॉट से ही बनता था. क्योंकि जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या करोगे, आप उसी से बनाओगे. तब ऑप्शंस नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हम उस टाइम के, तो हमें फ्लॉट बहुत अच्छे से क्लियर आपको सिखाएंगे कैसे बनता है. तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमने डेमो क्रिएट किया है इस चीज़ का, जिसमें टॉप में हेडर है, बॉटम में फुटर है, एक सेक्शन है. सेक्शन के अंदर 2 हमारे डिव एलिमेंट है, ये साइड है, ये हमारा आर्टिकल. अब हमें इनको बेसिकली कंट्रोल करना है कि जब मोबाइल मोड में आए तो ये सब इस तरह से रो में कन्वर्ट हो जाए, और अगर स्क्रीन बड़ी हो तो ये वापस से अपने पहले वाले लुक में चेंज हो जाए. तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये फ्लॉट के अंदर हमने कोड किया हुआ है. तो चलिए ऊपर आते हैं, देखते हैं. देखो, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? हेडर. ठीक है, सबसे नीचे क्या है? फुटर. हेडर के बाद हमने क्या बनाया? एक सेक्शन. सेक्शन ने 2 चीज़ों को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है, नैव जो कि आपका नेविगेशन है, और आर्टिकल जिसके अंदर हमने अपना कंटेंट लिखा हुआ है. इनको हमने ऊपर डिफाइन इस तरह से किया हुआ है. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CSS में, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं इसको. हमने यहाँ पर क्या बोला? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. क्या काम करता है बॉर्डर बॉक्स?
अगर हमने किसी फिक्स विड्थ में पैडिंग डाली है तो ये पैडिंग को ऐड नहीं करेगा, पैडिंग वाली वैल्यू को ऑटोमेटिकली उसमें से लेस कर देता है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर निकालो, फॉन्ट फैमिली हमारा क्या रहेगा, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, क्योंकि सेरिफ रहता है बाय डिफॉल्ट, हमें सैंस सेरिफ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज हेडर। हेडर में हमने डिफाइन किया अपना बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट का कलर इज वाइट, जो आप यहाँ देख रहे हैं। नैब, फ्लॉट क्या रखा हमने, लेफ्ट। विड्थ कितना रखा हमने टोटल स्क्रीन का 30%, हाइट कितना रखा है 300। इसी तरह से आर्टिकल, फ्लॉट लेफ्ट, पैडिंग 20, विड्थ स्क्रीन का टोटल 70%, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100% हो गया। तो इस तरह से डेस्कटॉप मोड आपका 30% 70% में डिवाइडेड है, ठीक है। अब जब मोबाइल मोड एक्टिव होगा तो हमने क्या बोला, नैब और आर्टिकल जिनकी विड्थ 30 और 70 दोनों की विड्थ को क्या कर दो, जब 600 पिक्सल से नीचे आ जाएगा तो 100%। तो जैसे आप इसको स्केल डाउन करके 600 पिक्सल्स पर लेके पहुंचते हो, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इतना किया है, यानी कि विड्थ हमने मोबाइल मोड में इंक्रीज की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पर हाइट की डिफाइन करोगे। हाइट में हमने क्या रखा है, ऑटो, ताकि जितना मैटर उसके हिसाब से ये आपका वर्क करे। फ्लैक्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपकी बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, पहले अपने कोड स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है पहले जैसा, हेडर, सेक्शन, नैव, आर्टिकल एंड फुटर सेम है बिल्कुल फ्लॉट की तरह। क्या बदलेंगे, हम सिर्फ सेक्शन को बोलेंगे जाके कि डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। ये देखो क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स। इसके बाद जो नैब है हमने उसकी विड्थ को क्या बोला, यहाँ पर 1 मतलब 100%। आर्टिकल जो है उसके हमने विड्थ को क्या बोला, 3 मतलब 300%, यानी कि जो पहला वाला मेरा फ्लैक्स एलिमेंट है 1, उसका ट्रिपल टाइम हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम इस एग्जाम्पल को रन करेंगे तो ये पार्ट इससे 3 टाइम लार्जर दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, डाउट हो रहा है यहाँ पर। हमने आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया है, कितनी विड्थ दिखा रहे हैं यहाँ पर 2, मैं इसको 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी देखो दोनों क्या है, बराबर है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये नैब बार को इतने बड़े जगह की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटेंट को ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत है, तो हमने कंटेंट को क्या लिखा 3। ध्यान रखना 3 मतलब 300%, 4 लिख दोगे 400%, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने रखा 3। बस जब आप मोबाइल मोड में आओगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका बस डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देना है। फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉलम। तो जब हम लोग इसको स्केल डाउन कर रहे हैं इस तरह से, तो आप यहाँ देखेंगे ये रो से कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये फ्लैक्स है, इसमें कोड थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर आता है आपका ग्रिड, CSS ग्रिड लेआउट। The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use floats and positioning. तो ग्रिड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड कंटेनर डिफाइन करना होता है। तो इसका एग्जांपल ही मेरे पास बना होगा, दिखाते हैं। ये देखिए, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर क्या है, 3 हमारे पास डिव है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रिड कंटेनर क्लास, और उसको क्या बोला हमने, डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह पर डिस्प्ले ग्रिड।
ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में हमने तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 33.33। तो इस तरह से आप ग्रिड टेम्पलेट के अंदर काम कर सकते हो। तो ग्रिड के ऊपर आपका डिटेल टॉपिक और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर आता है रिस्पॉन्सिव को थोड़ा सा देखते हैं और डिटेल में। Responsive web design is about creating web pages that look good on all devices, or responsive web design will automatically adjust the different screen sizes and viewports. So what is responsive web design? Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices like desktop, tablet and phones. तो जैसे कि ये एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर हमारे पास हेडर है, यहाँ पर हमारे पास एक हमने सेक्शन बनाया हुआ है, नीचे अपना एक फुटर बना हुआ है, ये अपना लेफ्ट और राइट में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं और एक मिडिल में एरिया है। तो कोड पर एक अगर नज़र डालें हम लोग छोटा सा यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे ये क्या है, अपना एक डिव, ये अपना एक मेन डिव है जिसके अंदर हमने लेफ्ट में मेन्यू बनाया हुआ है, मेन बनाया हुआ है और राइट पार्ट बनाया और नीचे अपना फुटर है। तो देखो हमने मेन्यू को कितना विड्थ दिया है, टोटल स्क्रीन की विड्थ का 20%। ऐसे हमने राइट वाले को कितना विड्थ दिया है 20%, 20 कितना हो गया 40, और हमने मेन वाले को कितना दिया है 60, टोटल कितना हो गया 100। तो ये 20 60 20, ठीक है। तो 20 60 80 प्लस 20 100, इस तरह से। अब जब हम लोग इसको रिसाइज करेंगे, ठीक है, तो ये देखो मोबाइल मोड में आके सब 100% हो गया अपने आप में। तो यानी कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा होगा, इसके लिए क्या लिखा हमने कि अगर स्क्रीन की विड्थ रिसाइज होकर 500 पिक्सल्स तक आ जाती है तो मेन्यू जिसकी विड्थ 20% है, मेन जिसकी विड्थ 60% है, राइट जिसकी विड्थ 20% है, तीनों की विड्थ कितनी हो जाए 100%। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम कर रहा है। 800 पिक्सल पर हमने क्या लिखा है, मेन की विड्थ 80 हो जाए, राइट की विड्थ 100 हो जाए। यानी कि जब टैबलेट मोड की बात आएगी तो ये लुक अपना चेंज करेगा। तो ये है मोबाइल मोड और ये है टैबलेट मोड। तो देख रहे हो राइट वाला पार्ट नीचे आ गया है ना, और ये पार्ट आपका सेम वैसे ही काम कर रहा है पहले की तरह 20 और उसमें। और जब लोग लार्ज डिस्प्ले पर आएंगे तभी आपका इस तरह से दिखाई देगा। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, व्यू पोर्ट। अगर व्यू पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये सही से काम नहीं करेगा। मैटर जो है आपका जूम आउट हो जाएगा बहुत छोटा टाइनी साइज में, जो कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। दिस विल, जैसे आप यहाँ देख लो कंट्रोल यू, ये देखो हमारा व्यू पोर्ट इसमें लगा हुआ है। जब व्यू पोर्ट इंटीग्रेट कर देते हैं तब जब आप यहाँ से पेज को छोटा करते हो तो मैटर छोटा नहीं होता है। अगर व्यू पोर्ट मिसिंग है तो आपका ये मैटर क्या होगा, स्केल डाउन हो जाएगा, यानी कि रिसाइज हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल डेमो से समझते हैं। कंट्रोल ओ, और मैं यहाँ से व्यू पोर्ट निकाल देता हूँ। देखो अब क्या होगा, छोटा हो गया ना मैटर। ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिव की जब बात आती है तो व्यू पोर्ट होना चाहिए। तो जितने साइज का आपने लिखा होगा उतने साइज का आपको मैटर दिखाई देगा। तो दिस विल सेट द व्यू पोर्ट फॉर योर पेज विच विल गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेजेस डायमेंशन एंड स्केलिंग। So here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag। तो ये देखिए, अगर मैं इसको मोबाइल मोड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, स्केल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिसिंग है, हेड के अंदर viewport। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल के साथ जाते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये मैटर आपका जूम आउट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, व्यू पोर्ट। सो टिप, if you are browsing this page on a phone or a tablet, you can click on the two links above to see the difference, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। Responsive image. Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size. Using the width property, if the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down. तो यहाँ पर देखिए इस इमेज की ओरिजिनल विड्थ कितनी है, इतनी है ना, यानी कि अगर हम ऊपर देखें तो 500 बाय 600, 500 विड्थ है, 600 हाइट है।
बट हमने क्या करा, CSS में उसकी प्रॉपर्टी जो है विड्थ की वो कितनी लिख दी है 100%। 100% मतलब ये है कि जितना भी उसको बड़ा एरिया मिलेगा इमेज अपना आप बढ़ती जाएगी। बट इतना बड़ा करने पर क्या हो रहा है, सब पिक्सलेट दिखाई दे रहा है ना, अच्छा तो दिख नहीं रहा है। तो क्या किया जाए, तो ये देखो यहाँ लिखा है विड्थ 100%, जिससे ये फुल स्क्रीन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इमेज अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी ना हो, तो आपने विड्थ की जगह पर क्या लिखना है, मैक्स विड्थ। So max width property is set to 100%. The image will scale down if it has to, but never scale up to be larger than its original size. यानी कि अब इमेज का जो साइज ओरिजिनल हमारा 500 उतना ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, अगर मैं इससे छोटा करूँगा तो ये छोटी जरूर होगी इमेज, ये देख रहे हो रिस्पॉन्सिव है, लेकिन बड़ी नहीं होगी इससे, क्योंकि इमेज पिक्सल बेस्ड होती है और जब आप उसको बड़ा करोगे तो पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो खराब नहीं करना है। नेक्स्ट, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ। तो ये आपको पता है, पिक्चर एलिमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पिक्चर एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, मीडिया, और मीडिया के अंदर हम लोग क्या सेट करते हैं, विड्थ, किस विड्थ पे कौन सा इमेज आएगा। So the HTML picture element allows you to define different images for different browsers window sizes. Resize the browser window to see how the image below change depending on its width. तो यहाँ देखो हमने पिक्चर एलिमेंट, उसके अंदर सोर्स SRC सेट का हमने यूज़ किया है, जिसमें हमने लिखा है कि अगर मैक्सिमम हमारी स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल है 0 से 600, तो क्या आएगा, स्मॉल फ्लावर। अगर 1500 पिक्सल है 600 से ऊपर है तो आएगा इमेजेस फ्लावर, और अगर इन दोनों से बाहर है तो आएगा ओनली फ्लावर। ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ ट्राई करके देखिए, और अब हम लोग स्क्रीन को जैसे से रिसाइज करेंगे, अलग अलग इमेज आ रहे हैं इस तरह से। रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ व्यूपोर्ट यूनिट which means the viewport width. That way the text size will follow the size of the browser's window. H1 स्टाइल हमने यहाँ पर डिफाइन किया फॉन्ट साइज, ठीक है, जिसका हमने विड्थ रखा है 10 VW, मतलब व्यू पोर्ट की 10% विड्थ जो है वो फॉन्ट का साइज हो जाए। अब ये आपको देखो काफ़ी लार्ज दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, टेक्स्ट, बट इसमें क्या बेनिफिट है, ये टेक्स्ट देख रहे हो आप, जैसे ब्राउजर को छोटा करोगे बड़ा करोगे उसके साथ ही जूम इन जूम आउट हो रहा है, रेस्पॉन्सिव है। So viewport is the browser window size, 1 VW equal to 1% of viewport width. If the viewport is 50 centimeter wide, तो 1 VW is 0.5 centimeter. Media queries. In addition to resize text and images, it is also common to use media queries in respective web pages. With media queries, you can define completely different styles for different browser sizes. Example, resize the browser window to see that the 3 div elements below will display horizontally on large screen and stack vertically on small screen. So हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट जिसकी कॉमन विड्थ रखी है 20, मेन जिसके हमने विड्थ कितना रखा है 60, पर तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। हमने लिखा है कि अगर विड्थ 800 पिक्सल तक है या उससे नीचे है तो विड्थ तीनों की कितनी रहेगी 100%। तो जैसे आप इसको 800 पिक्सल पर लेके आओगे, देखो तीनों ब्रेक होके फुल विड्थ हो जाएंगे, है ना। रेस्पॉन्सिव वेब पेज का फुल डेमो देखेंगे। अगेन हमने यहाँ पर एक डेमो इसका क्रिएट किया हुआ है, एक बेसिक सा लेआउट, हेडर, फुटर, ये 20%, 60%, मोबाइल मोड आएगा तो इस तरह से सब 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टैबलेट होगा तो टैबलेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिलहाल हमने इसमें टैबलेट का कोड नहीं डाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंगल मीडिया क्वेरी आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए कि अगर विड्थ 620 पिक्सल है तो तीनों की विड्थ कितनी हो जाए 100%। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। HTML contains several elements for defining user input and computer code. तो जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारे पास कोड एलिमेंट। कोड एलिमेंट में हमने लिखा है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू लिखा है हमने x प्लस वाई। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट होती तो टोटल हो जाता, बट यहाँ टोटल तो कुछ नहीं होगा। बट जो आपने यहाँ लिखा है
उसका फॉन्ट डिफरेंट होगा आउटपुट में। कैसा फॉन्ट आ रहा है, जैसे प्री में आता था, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसमें हमने पोएम वगैरह लिखना सीखा ना। तो प्री फॉर्मेटेड जैसा आउटपुट हमें कहाँ का मिलता है, जैसे मैंने आपको एक सिखाया था टेली टाइप टेक्स्ट, टीटी एलिमेंट, उसमें भी सेम आउटपुट आपको मिलता है देखने के लिए। इसमें भी आपको सेम आउटपुट लिखा, लेकिन हमने अलग अलग लाइन में लिखा था, ये रिजल्ट हमें सिंगल लाइन में रिटर्न आ रहा है। अलग अलग लाइन में सिर्फ और सिर्फ प्री में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आएगा जब तक आप बी आर ना लगा दो। बट फॉन्ट ये वही यूज़ हो रहा है, कोरियर न्यू, जो आपको पढ़ाया गया था बहुत पहले। इसी तरह से एक आता है केबीडी फॉर कीबोर्ड इनपुट। The HTML KBD element is used to define keyboard input. The content inside is displayed in the browser's default monospace font. तो हमने KBD एलिमेंट का यूज़ किया, उसमें हमने लिखा है कंट्रोल एस, तो ये आपको अलग से स्टैंड आउट हो रहा है, ये फॉन्ट अलग है और ये फॉन्ट अलग है। नेक्स्ट, SAMP means sample. The HTML SAMP element is used to define sample output from a computer program. The content inside is displayed in the browser's default monospace font. तो आप यहाँ देखेंगे मैसेज फ्रॉम माई कंप्यूटर, हमने लिखा फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। तो ये जो पार्ट आपने इसमें लिखा है ये आपका मोनोस्पेस में रिटर्न आएगा, देखो, है ना। मतलब आउटपुट सभी का एक ही फॉन्ट में आ रहा है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से वो हैं जो कंप्यूटर कोड फॉर्म में रेंडर होते हैं, ठीक है। फिर कोड जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हो, फिर क्या है वेर फॉर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे वेरिएबल में जो भी हम लोग पार्ट लिखते हैं वो क्या होता है, आपका इटैलिक फॉर्म में आता है। जैसे कि HTML वेरिएबल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो आप यहाँ देखोगे जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ किया है और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को कवर किया है वेर एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये V है, यहाँ पर हमने लिखा है H इसके अंदर। तो आप यहाँ जाके देखो आउटपुट के अंदर, चल जा भाई, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट जो आपको इटैलिक में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वेर एलिमेंट का आउटपुट है। इस तरह से इसमें मोनोस्पेस नहीं आएगा, इसमें आपका सिर्फ इटैलिक होगा। सिमेंटिक एलिमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। HTML5 के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स के नेम बताओ कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, HTML में जब HTML5 का नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये नए टैग ऐड किए गए थे इसके अंदर, आर्टिकल, ए साइट, डिटेल्स, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेम, सेक्शन, समरी एंड टाइम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। So semantic elements equal to elements with a meaning, जिनका कोई अपना मतलब हो। तो जैसे कि what are semantic elements? Semantic elements clearly describe its meaning to both the browser and the developer. Examples of non-semantic elements जैसे कि div और span। अब हमें ये पता है पूरी वेबसाइट div से ही बनती है, ठीक है। बट अगर div में क्लासेस मीनिंगफुल ना हो तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा div सेक्शन में हेडर को बिलोंग कर रहा है, कौन सा फुटर को बिलोंग कर रहा है, कौन सा नेम को बिलोंग कर रहा है। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, मीनिंगफुल एलिमेंट्स बना दिए गए। जैसे कि ये जो एलिमेंट्स है टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट बट एग्जांपल्स ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट, जैसे कि फॉर्म, अगर फॉर्म एलिमेंट डालो यानी कि फॉर्म बना रहे हैं आप। आपने लिखा टेबल तो टेबल क्रिएट हो रहा है, आपने लिखा आर्टिकल तो यानी कि आप कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे। सो ये क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, कि इसमें क्या रख रहे हैं हम लोग। सो मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id इक्वल टू nav, div class इक्वल टू header, div id इक्वल टू footer। तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल बन गया इससे, अगर हम लोग ये लगा के बना रहे हैं तो टू इंडिकेट नेविगेशन, हेडर एंड फुटर। इन HTML देयर आर सम सेमेंटिक एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। तो मॉडर्न डिजाइनिंग में क्या होता है, जैसे आपको नैव बनाना है तो ये मत करो, आप नैव एलिमेंट का इस्तेमाल कर लो। आपको हेडर बनाना है तो हेडर एलिमेंट का इस्तेमाल कर लो। आपको फुटर बनाना है तो फुटर एलिमेंट का इस्तेमाल करो। तो जैसे एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं, हेडर के लिए हेडर एलिमेंट, मेन
पार्ट के लिए मेन एलिमेंट, फुटर पार्ट के लिए फुटर एलिमेंट। तो हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड अपने अलग अलग एलिमेंट्स। यहाँ जाएंगे तो हमारा नैब बार के लिए आएगा। अब नैब बार के अंदर आप यूएल एल आई जो भी आपको चलाना है चला सकते हो। तो जब तक आप CSS को इसके साथ इन्फ्यूज नहीं करोगे तो आप कोई भी टैग लिख लो, सबका आउटपुट सेम ही होगा, सब आपको टेक्स्ट ही रिटर्न करेंगे और उससे कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि सेक्शन को अगर हम लोग समझे तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई ये सेक्शन है, ठीक है, जैसे तो ये अपने आप में एक टेक्स्ट सेक्शन हो गया, ये अपने आप में एक अलग सेक्शन है, बैनर अपने आप में एक अलग सेक्शन है। तो जो एक कंप्लीट रो अलॉन्ग विद कॉलम्स होता है उसको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक और बेस्ट एग्जांपल बन सकता है, ये सब क्या है, अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। Section element defines a section in a document. According to W3C HTML documentation, a section is a thematic group of content typically with a heading. So example of where a section element can be used in chapters, introduction, news items and contact information. A web page could normally be split into sections for introduction, content and contact information. तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस का यूज़ किया है। ऐसा कुछ नहीं कि एक पेज में एक ही सेक्शन बनेगा, जितने सेक्शन बनाना चाहो आप बना सकते हो। आउटपुट इसका टेक्स्ट की तरह ही आएगा, आपको आउटपुट देख के कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर सेक्शन एलिमेंट का यूज़ हुआ भी है या नहीं, बट एक्चुअल में सेक्शन का काम क्या है, ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन अलग है, कंटेंट वाला सेक्शन क्या है, ये अलग सेक्शन है। तो जब भी आप कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो नया सेक्शन हम लोग बनाते हैं, राइट। Article element specifies independent self-contained content. An article should make sense on its own and it should be possible to distribute it independently from the rest of the website. Example of where the article element can be used, जैसे कि forum post, blog post, user comment, product cards, newspaper articles. 3 articles with independent self-contained content. तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल 3 है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आउटपुट में अगेन आपको कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा। नेस्टिंग आर्टिकल्स इन सेक्शन, हम सेक्शन के अंदर आर्टिकल के अंदर सेक्शन भी बना सकते हैं। द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। द सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट. Can we use the definition to decide how to nest those elements? No, we cannot. So you will find HTML pages with section elements containing articles element and article elements containing section elements. HTML header element. Header element represents a header for introductory content of a set of navigation link. A header element typically contains site logo, site name, one or more heading elements, h1 to h6, authorship information. You can have header elements in one HTML document. However, header cannot be placed within a footer, address or other header elements. हेडर के अंदर हेडर नहीं हो सकता है, फुटर के अंदर हेडर को नहीं डाल सकते हैं, एड्रेस के अंदर हेडर को नहीं डाल सकते हैं, या पेज के फुटर में हेडर को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हेडर का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हेडर जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने एक आर्टिकल के अंदर आर्टिकल का टाइटल, ऑथर का नेम हमने हेडर में डिफाइन किया हुआ है। तो अगेन आउटपुट आपको सिंपल टेक्स्ट बेस ही मिलेगा, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा जब तक CSS ना लगा दिया जाए। फुटर,
ये बिल्कुल एंड का पार्ट होता है. The article element defines a footer for a document or section. A footer element typically contains authorship information, copyright, contact, sitemap, back to top links, related documents, and link to external documents. You can have several footer elements in one document. A footer section in a document. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा footer, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा डिज़ाइन एंड डेवलप बाय एप्टेक लिमिटेड 2023 बाय, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है .com. तो इस तरह से ये आपका फुटर होता है. नेव एलिमेंट, जिसमें हम लोग मेजर अपने लिंक्स डिफाइन करते हैं. द नेव एलिमेंट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक. नोटिस दैट नॉट ऑल लिंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी इनसाइड अ नेव एलिमेंट. द नेव एलिमेंट इज इंटेंडेड ओनली फॉर मेजर ब्लॉक्स ऑफ नेविगेशन लिंक्स. Browsers such as screen readers for disabled users can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content. So a set of navigation link, nav element में हम लोग इस तरह से अपने links को define कर सकते हैं. Aside element defines some content. Aside from the content, it is placed in like a sidebar. या जैसे कि e-commerce वेबसाइट होती है ना, जैसे फ्लिपकार्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने नोटिस किया हो तो जब लोग किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में फिल्टर होते हैं. ये भी असाइड का ही एक एग्जांपल है. असाइड लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है. Aside content should be indirectly related to the surrounding content. So display some content aside the content it is placed in. तो हमने यहाँ पर देखो अभी पैराग्राफ बनाया, ये ओवर हो गया. हमने फिर यहाँ से असाइड को इंट्रोड्यूस किया, असाइड क्लोज किया, और हमने यहाँ पर पैराग्राफ और एक हेडिंग डिफाइन किया हुआ. तो अभी आपको आउटपुट में ऐसा कुछ खास पता नहीं चलेगा, बट अगर मैं असाइड को यहाँ पर सेट कर दूँ कि इसकी विड्थ कितनी रहेगी, 30% टोटल स्क्रीन की विड्थ का, अब आपको अलग से पता चल रहा होगा, है ना. नेक्स्ट आता है फिगर. फिगर यानी कि अगर आपको अपनी इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना है फ्रंट एंड के ऊपर, तब आपको फिगर का यूज़ करना है. तो फिगर एक एलिमेंट है, लेकिन इमेज के अंदर जो कॉल होती है वो IMG के थ्रू ही आती है इसमें. तो जैसे आप यहाँ देखोगे इसका स्ट्रक्चर, फिगर एलिमेंट, उसके अंदर इमेज एलिमेंट, और उस इमेज के बारे में आप जो भी लिखना चाहते हो वो फिगर कैप्शन में डालना होगा आपको. सो फिगर टैग स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक इलस्ट्रेशन, डायग्राम, फोटोज, कोड लिस्टिंग्स एटसेट्रा. Figure caption tag defines a caption for a figure element. The figure caption element can be placed as the first or as the last child of a figure element. The image element defines the actual image or illustration. So display some content aside the content it is placed in. तो ये आपका तरीका रहेगा, और इमेज के साथ आपको नीचे मैटर लिखा हुआ दिखाई देगा. ठीक है. तो जनरली बुक्स में, मैगजीन्स में आप जो देखते हो वो, या फिर न्यूज़पेपर में इसी तरह से मेंशन होता है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना, जैसे कि हमने टाइम के लिए डिफाइन किया हुआ है, तो ऊपर आप देखो हमने एक टाइम के लिए भी डिफाइन किया था इधर. ठीक है. तो टाइम वाला जो पार्ट है आपका, इसके लिए आपको कोड कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा. ये बिगिन फॉर्मेट और एंड फॉर्मेट, तो आपका टाइम बन जाता है. देन बात करेंगे वाई सेमेंटिक एलिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू W3C, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो बेसिकली HTML के अंदर एडिशन और अल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन. और सिमेंटिक वेब अलाउज डेटा टू बी शेयर्ड एंड रीयूज्ड अक्रॉस एप्लीकेशंस, एंटरप्राइजेज एंड कम्युनिटीज. सो हर एक का मीनिंगफुल मतलब कि आर्टिकल का क्या काम होता है, साइड का काम क्या होता है, वो सब यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट आता है आपका स्टाइल गाइड. स्टाइल गाइड जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बारे में थोड़ा सा है, एक क्विक रिकैप. A consistent, clean and tidy HTML code makes it easier for others to read and understand your code. So here are some guidelines and tips for creating good HTML code. Always declare document type. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, doc type HTML. Use lowercase elements name. यानी कि जब भी आप कोई एलिमेंट डिफाइन करें तो आपने स्मॉल में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है. ठीक क्या है, बैड अप्रोच है. ठीक है. इसी तरह से क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स, जैसे कि ये गुड एग्जांपल है. हमने सेक्शन स्टार्ट किया, क्लोज किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया, क्लोज किया. बट अगर आप इस तरह से खुला छोड़ दोगे तो ये गलत अप्रोच है ना. यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स नेम.
आप हमेशा इस तरह से एट्रीब्यूट डिफाइन करें, ना कि इस तरह से। आउटपुट दोनों से ही आएगा, बट नीचे वाला एग्जांपल सही तरीका नहीं है काम करने का। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ डिफाइन किया है। अगेन आउटपुट दोनों में आ जाएगा, बट ये सही नहीं है। और ये बिल्कुल गलत कब हो जाएगा, जब मुझे एक से ज़्यादा क्लास एक एलिमेंट को असाइन करने होंगे। अब ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ऑलवेज स्पेसिफाई ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस। अगर हम इमेज को कॉल करा रहे हैं उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिफाइन करें, ये करेक्ट एग्जांपल है। अगर आपने सिर्फ इमेज को URL डाल के कॉल तो करा लिया, बट अल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ और हाइट मिसिंग है, तो ये गलत है। स्पेसिस एंड इक्वल साइंस। HTML allows spaces around equal signs, but spaceless is easier to read and group entities better together. तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इस तरह से हमने मेंशन किया है। अगर आप इस तरह से एट्रीब्यूट के इक्वल टू से बिफोर आफ्टर आप स्पेस लगा देते हो, तो ये भी एक गलत अप्रोच है काम करने का। अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स व्हेन यूजिंग एन HTML एडिटर। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट टू रीड दी HTML कोड, सो ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स। यानी कि ऐसा ना हो कोड जो है वो आपका एक ही लाइन में जा रहा हो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, तो सही तो कोड एक लाइन में नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेक होना चाहिए। Blank line and indentation. Do not add blank lines, space or indentation without a reason. For readability, add blank lines to separate large or logical code blocks. For readability, add 2 spaces of indentation. Do not use the tab key from your keyboard. So आप यहाँ देखोगे जैसे हेडिंग है, तो हेडिंग को स्टैंड आउट करो, H2 और पैराग्राफ एक हो गया, ये H2 पैराग्राफ एक हो गया, ये H2 पैराग्राफ एक हो गया। अब ऐसे अगर खिचड़ी कर दोगे तो सही नहीं है ना, समझ ही नहीं आएगा, मिक्स हो गया सब। उसी तरह से गुड टेबल एग्जांपल क्या है, टेबल ओपन हुआ, TR 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 और उसके अंदर TH एंड TD। तो स्ट्रक्चर एकदम नीट एंड क्लीन हो चाहिए। जैसे लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट अंदर होनी चाहिए। अगर सब लेफ्ट में होगा तो अगेन रीडेबिलिटी का इशू क्रिएट होगा। तो VS कोड जो होता है इसका काम क्या था, मान लीजिए कि अगर भाई हमने सब कुछ ऐसे चिपका के लेफ्ट में लिख दिया, देख रहे हो सब ऊपर तक, तो ऐसे देखने में दिक्कत आएगी ना, कौन सा टैग कहाँ शुरू हो रहा है क्लोज हो रहा है। लेकिन VS कोड में काम करने का फायदा क्या होता है कि भाई जैसे आप कंट्रोल एस करते हो सब अपना स्ट्रक्चर में हो जाता है, खुद हो गया अपना। तो देखो इसने अपना हेड ने अलग स्पेस बना लिया ऊपर नीचे ताकि अलग से स्टैंड आउट हो। नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन HTML। द कंटेंट्स ऑफ पेजेस टाइटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं SEO। The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search results. The title element defines a title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. तो आप अपना टाइटल एलिमेंट के अंदर डिफाइन करेंगे अंडर 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। Omitting HTML and body. An HTML page will validate without the HTML and body tags. So आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिफाइन किया कुछ इस तरह से, तो भी आपका आउटपुट आ जाता है। बट आपने कोशिश करना है कि इसको प्रॉपर बॉडी में ही डिफाइन करें। ओमिटिंग हेड, अगर हम लोग हेड को ना डिफाइन करें डायरेक्ट टाइटल डाल दें, क्या आउटपुट आएगा, यस आ जाएगा। देखिए पेज टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए आप पेज टाइटल हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो बॉडी से ऊपर जो भी पार्ट होता है, चाहे आप हेड ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली हेड में ही कंसिडर होता है, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है। However, we recommend using head tag. Close empty HTML elements. In HTML, it is optional to close empty element. आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं, इस तरह से रखिए, ये नहीं करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस डेप्रिकेट होगी 2014 के बाद से, ठीक है। If you expect XML and XHTML software to access your page, keep the closing slash because it is required in XML and XHTML. यानी कि जो हमारे स्टूडेंट डेवलपर्स हैं जो रिएक्ट वगैरह सीखते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत आती है इसकी क्लोज करने की। Add the language attribute, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है।
You should always including the language attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist search engine and browsers. Next, metadata. To ensure proper interpretation and correct search engine indexing, both the language and the character encoding जो कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं UTF-8 should be defined as early as possible in an HTML document. What if अगर हम लोग ना डिफाइन करें, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट में जितने मॉडर्न ब्राउजर वो UTF-8 के लिए भी प्री प्रोग्राम्स है. अगर नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लगा दोगे तो एरर नहीं बनेगा. आपका एसईओ में, टेक्निकल एसईओ में एक एरर जनरेट होता है इसकी एब्सेंस में, तो लगाइएगा इसको भी. व्यू पोर्ट, इसकी बात हमने कई बार कर लिया आज की डेट में, तो व्यू पोर्ट जरूर लगाइए. कमेंट, short comment should be written on one line like this and multi comment will be written like this. तो कमेंट भी आपको पता है कैसे लिखने होते हैं. ये क्या करता है, रन टाइम पर आपके आउटपुट को जो भी हम लोग रैप करते हैं उसमें डिसेबल कर देता है. Using CSS style, use simple syntax for linking to style sheets. The type attribute is not necessary, यानी कि आज के डेट में टाइप इक्वल टू टेक्स्टलेस CSS लिखना नहीं पड़ता है. सिंपल इतना लिखेंगे आपका CSS अटैच हो जाएगा. इवन अगर आप कोई CSS लिख भी रहे हैं तो आप इस तरह से लिखिए, जैसे पैराग्राफ की हमने एक इंट्रो क्लास बनाई है फॉन्ट फैमिली, और उसके ठीक आगे आप विदाउट स्पेस लिख सकते हैं इस तरह से. तो ये क्या होगा, फाइल साइज इसका काफ़ी लाइट बनेगा और ये CSS फास्ट एग्जीक्यूट होगा कंपैरेटिवली अलग अलग लाइन. तो ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग आप इस तरह से एक लाइन में लिख सकते हैं कोड. Next, place the opening bracket on the same line as the selector. Use one space before the opening bracket. Use two space for indentation. Use semicolon after each property value pair, including the last. Only use quotes around value if the value contains spaces. Place the closing bracket on a new line without leading spaces. So loading JavaScript in HTML, तो इसके लिए आपको लिखना होगा script src, स्क्रिप्ट का नेम आपका जावास्क्रिप्ट कॉल हो जाएगा. Accessing HTML elements with JavaScript, so using untidy HTML code can result in JavaScript error. So these two JavaScript statement will produce different results. देखो डेमो और डेमो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, बट एक अपर केस के साथ डिफाइन है, एक लोअर केस के साथ डिफाइन, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे. ठीक है. यूज लोअर केस फाइल नेम्स, तो आपको याद होगा मैंने डे 1 से आपको क्या बोला है, फाइल जो भी हम बनाए स्मॉल में नेम होना चाहिए. ठीक है. So some web servers, Apache and Unix, are case sensitive about file names, like bpcl.jpg cannot be accessed as bpcl.jpg. यानी कि अगर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही लिखना है. ये नहीं कि फाइल बनाया हमने लोअर केस में फैच कर रहे हैं अपर केस में, नहीं चलेगा. अदर वेब सर्वर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट IIS आर नॉट केस सेंसिटिव. अगर आप स्मॉल में डिफाइन करेंगे तो अपर केस में फैच कर सकते हो, बट आज की डेट में इस तरह के सर्वर आपको कम मिलेंगे. आपको अपाचे एंड यूनिक्स सर्वर ज़्यादा मिलेंगे. सर्वर क्या होते हैं, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट करके दुनिया को दिखाई जाती है, जैसे कि GoDaddy, बिग रॉक, है ना, इस तरह से. इफ़ यू यूज़ अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस. इफ़ यू मूव फ्रॉम अ केस सेंसिटिव टू केस इनसेंसिटिव टू अ केस सेंसिटिव सर्वर, even small error will break your web. To avoid these problems, always use lowercase file names. Next is file extension. HTML files should have .html extension, or .htm is also allowed. CSS files should have a .css extension, and JavaScript files should have a .js extension. Difference between HTML and HTML. There is no difference between a .html and .html file extension. Both will be treated as HTML by any web browsers and web server. Default file name. So when a URL does not specify a file name at the end, like ये हमारा domain name है, the server just adds a default file name such as index.html, index.htm, default.html or default.htm. If your server is configured only with index.html as the default file name, your file must be named index.html and not default.html.
However, servers can be configured with more than one default file names. Usually you can set up as many default file names as you want. तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, हमारा ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये क्या है? एक फोल्डर है। अगर इस फोल्डर में इंडेक्स नाम से कोई भी फाइल नहीं है, तो क्या होगा? जब मैं इस लोकेशन को यहाँ पर फैच करूँगा तो आपका देखना ये लोकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जाके ये हमारी 19 की डेट है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल लेता हूँ और मैं राइट क्लिक करके करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। अब आप नोटिस करना कि सपोज करिए वेबसाइट को आपने रिक्वेस्ट किया है, तो क्या हो रहा है? पूरा फोल्डर खुल गया ना। लेकिन अगर मैं इस फोल्डर में एक फाइल बना दूँ जिसका नेम क्या है? index.html, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जरा पेज को रिलोड करके देखो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर पेज खुल गया। अब फाइल्स नहीं खुल रही हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग कुछ काम करें, ध्यान रखना है जो पहला पेज आप खोलना चाहते हो उसका नेम इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स नहीं होगा तो मैंने कुछ और रख दिया, जैसे उसका नेम क्या रख दिया हमने? वेलकम। अब जैसे आप फिर से वेबसाइट को रिक्वेस्ट करोगे तो ये फोल्डर खोल देगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इस नाम से आपकी वेबसाइट नहीं चलती है। वेबसाइट या तो चलेगी इंडेक्स के साथ या वेबसाइट चलेगी होम के साथ। तो हमने क्या नेम किया? होम। और यहाँ रिलोड करके देखो, अच्छा इसका सर्वर सपोर्ट नहीं करता है, PHP का सर्वर सपोर्ट कर जाता है होम को। default.html नहीं, ये सिर्फ इंडेक्स को ही फैच कर रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो लोकल सर्वर वो इंडेक्स के लिए कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ कर सकते हैं? तो जैसे कि एक सर्वर और होता है सी ड्राइव के अंदर, जैम, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। तो ये है अपना सर्वर जैम के नाम से, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जैसे भी आपने देखा कि VS कोड का सर्वर जो था वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा था, है ना। हम देखते हैं कि इंडेक्स के अलावा भी और नेम एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं। ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर htdocs फोल्डर है। यहाँ पर हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं 022-330, और क्या डेट हो गया भैया? और यहाँ पर एक फाइल हम लोग रख लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट 332.5 की जगह पर लिख देंगे 22-330। तो देखो, जैसे मैं ये 10 तारीख का फोल्डर ओपन करूँगा ना, क्या होगा? ये फाइल मेरी अपने आप स्टार्ट होगी इस तरह से, ठीक है। बट अगर मैं इसका नेम यहाँ पर होम कर देता हूँ, आप यहाँ रिलोड करके देखिए, होम भी चल रहा है। बट अगर मैं इसका नेम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दूँ, डिफ़ॉल्ट भी काम करेगा। अब ये 3 नेम तो डिफ़ॉल्ट हमारे कॉन्फ़िगर होते हैं। अब मैंने इसका नेम को बदल के क्या कर दिया? वेलकम। क्या चल रहा है? वेलकम नहीं चल रहा ना। तो ध्यान रखना, जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट का नेम क्या क्या हो सकते हैं? जो पहला पेज होगा, होम पेज हम लोग बोलते हैं, तो होम हो सकता है, या इंडेक्स हो सकता है, या डिफ़ॉल्ट हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग एक ही नेम लेके चलना, इंडेक्स। इंडेक्स हर डोमेन में कॉन्फ़िगर होता है, बाकी की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है, इंडेक्स के साथ जाना है अपने को। तो प्रैक्टिकली समझ आ गया बच्चे से?
कि हम किस बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, ये हमारा फाइल नेम्स की बात थी कि पहला पेज उसका नेम क्या रखा जाए। तो इंडेक्स इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो तीन क्लास और लगेंगे, फिर आपका HTML खत्म हो जाएगा। सब कुछ खाली HTML का कुछ नहीं होगा, HTML का खाली एग्जाम होगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इन सब का मिला के एक साथ होगा प्रेजेंटेशन। एग्जाम हर एक के बाद में होता जाएगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हारा। प्रेजेंटेशन कब करोगे? सैटरडे की डेट रख लो, 2-3 दिन हो।